सो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। 70th बीपीएससी को लेकर के हम लोगों से जितना प्रयास हो पा रहा है हम लोग कोशिश करें कि अपने स्टूडेंट को हेल्प किया जाए। जैसे कि पूजा मैम पूरे साल भर का करंट अफेयर्स पढ़ा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से वो कवर कर रही है। आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। वो अगर जो लोग कर रहे हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा, जो नहीं कर रहे हैं उसको कीजिए। प्लेलिस्ट बना हुआ है करंट अफेयर्स का, पूरा परीक्षा मंथन को कवर करवा रही है वो। इसी क्रम में हम लोगों ने सोचा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया जाए। देखिए बहुत हेल्पफुल होगा ये, क्योंकि स्टूडेंट पढ़ ही रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अच्छा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम लोग करवा रहे हैं, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा विथ एक्सप्लेनेशन, मतलब एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि आप एक क्वेश्चन बनाओ उससे 10 क्वेश्चन निकले, 20 क्वेश्चन निकले, 30 क्वेश्चन निकले। क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, आप समझिएगा उस क्वेश्चन को अच्छे से, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो आपको बहुत फायदा होगा। आप ये मत समझिए सिर्फ हम वो एक क्वेश्चन कर रहे हैं, एक क्वेश्चन से आपका 10 क्वेश्चन निकलेगा। अच्छा, ऐसा नहीं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग लास्ट 5 ईयर का कर रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि 1992 से लेकर के 2023 तक, मतलब 1992 से 2023 तक जितना क्वेश्चन पूछा गया है, उस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। मतलब 38th बीपीएससी से लेकर के 69th बीपीएससी जो लास्ट आपका हुआ था, उसको हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो एक तो आपको फायदा क्या होगा यहाँ पे, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों बनाना चाहिए, इससे क्या फायदा होगा। मैं चलिए बताता हूँ आपको इसके 3 फायदे। 3 फायदा मैं आपको बताता हूँ। पहला फायदा ये होगा कि नेचर ऑफ क्वेश्चन पता चलेगा कि बीपीएससी किस तरीके से सवाल पूछता है, सवाल का प्रकृति क्या है। देखिए दरअसल बात क्या है, जैसे अकबर है ना, अकबर से क्वेश्चन ग्रुप डी में भी पूछा जाता है, अकबर से क्वेश्चन यूपीएससी भी में भी पूछा जाता है। अंतर क्या होता है, अंतर होता है नेचर ऑफ क्वेश्चन का, क्वेश्चन पूछने का प्रकृति का। तो आपको ये पता चलेगा, आप तैयारी कर रहे हैं, आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आप चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, आपको ये पता चलेगा अच्छा इस चैप्टर से ऐसे सवाल पूछता है, ऐसे सवाल भविष्य में पूछ सकता है, तो आप खुद क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आप जितना क्वेश्चन बना पाएगा, मान लीजिए आपने एक लाइन पढ़ा, उसमें आपने 5 तरह का क्वेश्चन बनाया, तो याद रखिएगा वही 5 तरह का क्वेश्चन एग्जामिनर भी सोच रहा है। एग्जामिनर कोई मंगल ग्रह से थोड़ी आया है, जितना आप सोच पा रहे हो उतना एग्जामिनर सोच रहा है। तो आप एक बार सोचना तो स्टार्ट कीजिए। हम लोग सोचना ही नहीं, सोचते ही नहीं, सोचना ही बंद कर दिए। तो आप सोचना स्टार्ट कीजिए, आपको खुद है ना बहुत सारा क्वेश्चन निकलेगा, उससे बाहर क्वेश्चन ही नहीं आएगा। आप जब देख रहे कि एक लाइन हमने पढ़ा और 5 क्वेश्चन निकल रहा, छठा कोई क्वेश्चन बन नहीं रहा, तो छठा क्वेश्चन एग्जामिनर से भी नहीं बनेगा। वही 5 क्वेश्चन जो आपने सोचा उसी में से एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो एक पहला फायदा ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने का, कि आपको नेचर ऑफ क्वेश्चन पता चलेगा फर्स्ट। दूसरा फायदा ये है कि अगर क्वेश्चन रिपीट करता है, जो कि बीपीएससी कई बार किया है, तो अगर क्वेश्चन रिपीट करता है तो आपको बोनस पॉइंट, है ना, आपको पता ही है उसका आंसर, आप तुरंत उसको टिक करके आगे बढ़िएगा। तो एक तो बोनस पॉइंट आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन रिपीट होगा, तो दूसरा फायदा आपको ये हो जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने से। तीसरा फायदा ये होगा कि अगर क्वेश्चन रिपीट ना भी करे, हूबहू हो सकता है उसका भाषा शैली को चेंज करके वो आपसे पूछता है, तो भी आपको फायदा होगा, क्योंकि हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो इससे फायदा ये होगा कि अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी घुमा देता है, प्रीवियस ईयर के जैसा हूबहू नहीं पूछता, घुमा देता है, देखिए हम लोग क्या, अगर आप रट्टू तोता बन जाइएगा, रटिएगा, तो प्रॉब्लम क्या आएगा कि जैसे वो क्वेश्चन को घुमाएगा आप भी घूम जाइएगा। लेकिन अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो बोले तुमको जितना घुमाना घुमाओ, हम तैयार हैं। तो वो कितना भी क्वेश्चन को घुमाएगा, आप पूरा तैयार रहिएगा, आप बहुत कंफर्टेबल जोन में रहिएगा एग्जामिनेशन हॉल में। तो इसलिए तीसरा फायदा ये हो जाएगा कि अगर भाषा शैली को चेंज करेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही उठा के भाषा चेंज कर दे, ऑप्शन को चेंज कर दे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। रटने वाले लोग को क्या होगा, प्रॉब्लम आएगा। अब देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे 1992 से लेकर के 2023 तक का, ऐसा नहीं कि एक सेट हमने उठाया और पूरा उसमें कर दिया, नहीं। आपकी सहूलियत के लिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि हर सब्जेक्ट का अलग अलग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया जाए। हिस्ट्री का अलग, ज्योग्राफी का अलग, पॉलिटी का अलग, इकोनॉमी का अलग, तो अलग अलग सब्जेक्ट का हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे, ताकि आपके पास, अब हिस्ट्री पढ़ेगा तो 1992 से 2023 तक जितना इतिहास में सवाल पूछा है, सारे सवाल को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, और विथ एक्सप्लेनेशन। समझ सकते हैं आपके पास कितना सवाल हो जाएगा। आप 500 सवाल अगर करते हैं, 1000 सवाल करते हैं, तो सोचिए उससे आप 3-4 गुना कर दीजिए, इतना सवाल आपके पास जमा हो जाएगा। क्लियर है जी। तो चलिए इसी क्रम में हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, तो पहला सब्जेक्ट जो हम लोग चूज कर रहे हैं वो है इतिहास। ऐसा नहीं कि हिस्ट्री 1992 से 2023 तक एक ही दिन में मैं 5-6-7 घंटे का क्लास ले लूँ, नहीं। हम लोग पार्ट वाइज करेंगे, चाहे ये 2 पार्ट में हो, 3 पार्ट में हो, 4 पार्ट में हो, आप उसको करते चलिए ताकि आपके दिमाग में वो स्टोर रहे। क्लियर है। अब मैं स्क्रीन पर जब क्वेश्चन को रखूंगा तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, आपको भी आंसर करते चलना है।
मैं आंसर तो बताऊंगा ही, है ना, एक्सप्लेन भी करूंगा, लेकिन पहले मेरे बोलने से पहले आप कोशिश कीजिएगा, आप आंसर बोल दीजिएगा, सही हो या गलत हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं, अगर गलत भी होगा तो मैं करेक्ट करूंगा आपको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए, इतिहास का पहला क्वेश्चन, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? तो देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये। दरअसल बात यह है कि हमारे इतिहास में जितने महापुरुष लोग हुए, उनको जो जो उपाधि मिला है, जो जो टाइटल मिला है, ये आपको याद रखना है। ये अक्सर बीपीएससी ये क्वेश्चन पूछता है इस तरह का। तो आपको पता होना चाहिए कि गुरुदेव के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो ऑप्शन ए में रविन्द्रनाथ टैगोर है, बी में राजगोपालाचारी है, सी में लाला लाजपत राय, डी में बी आर अम्बेडकर है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर। आंसर क्या होगा? रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से हम लोग जानते हैं। अच्छा, एक सवाल आपसे ये पूछ दे, हो सकता सवाल ये ना पूछ के सवाल ये पूछ दे कि गुरुदेव का टाइटल उनको किसने दिया था। सवाल तो ये भी पूछ सकता है। प्रीवियस ईयर में पूछा है कि गुरुदेव किसको कहा जाता है, आपसे सवाल पूछे गुरुदेव का टाइटल किसने दिया, तो आप ध्यान रखिएगा, गुरुदेव का टाइटल इनको दिया किसने? महात्मा गांधी ने, है ना। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। तो ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा था। तो ये सवाल पूछ सकता है। अच्छा, यहाँ पे एक और सवाल बनता है कि गांधी जी जो थे, उनको महात्मा का टाइटल किसने दिया? तो उनको महात्मा का टाइटल रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। समझ पा रहे बात? रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा का टाइटल दिया, महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का टाइटल दिया। आपको पता है ये है ना, क्लियर है? तो ये ध्यान रखिए। अच्छा, रविन्द्रनाथ टैगोर से जुड़ा हुआ और भी कुछ फैक्ट्स आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे 1905 में जो स्वदेशी मूवमेंट हमारा चल रहा था, उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीत लिखा था जो बड़ा प्रसिद्ध हुआ था, आमार सोनार बांग्ला, है ना, आवर गोल्डन बंगाल, है ना। तो ये बहुत लोग गाते थे, है ना, आमार सोनार, क्योंकि बंगाल का विभाजन हो रहा था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने मोटिवेट करने के लिए लोगों के लिए एक तरह से ये गीत लिखा था, आमार सोनार बांग्ला। तो कभी एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि आमार सोनार बांग्ला किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर। साथ ही साथ आपको पता है कि हमारा जो आज राष्ट्रीय गान है जनगण मन, है ना, नेशनल एंथम जो हमारा है जनगण मन, वो किसने लिखा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। तो आप ये ध्यान रखिएगा, क्लियर है ना। तो गुरुदेव, ये पहला क्वेश्चन आप ध्यान रखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर। अच्छा, टैगोर दरअसल क्या है ना कि टाइटल जो इनका रविन्द्रनाथ टैगोर, इनका नाम था रविन्द्रनाथ ठाकुर। अंग्रेजों ने टैगोर कर दिया, क्योंकि उच्चारण प्रॉब्लम होता है। अंग्रेज ठाकुर नहीं बोल पाया तो टैगोर कर दिया। जैसे हमारे यहाँ टाइटल होता, जैसे आपने सुना है बंगाल में बनर्जी, चटर्जी, मुखर्जी। दरअसल ये बनर्जी, चटर्जी, मुखर्जी, ये सब टाइटल अंग्रेजों का देन है। हमारे ये टाइटल नहीं था। हमारे ये टाइटल था बनर्जी को बंदोपाध्याय, चट्टोपाध्याय, मुखोपाध्याय। अब अंग्रेज बोल ही नहीं पा रहा, चट्टोपाध्याय, मुखोपाध्याय नहीं बोल पा रहा, तो क्या करे, मुखर कर दिया, है ना, मुखर्जी। उसको पता है कि जी आदर सूचक शब्द है, तो मुखर्जी लगा दिया। बंदोपाध्याय को बैनर जी लगा दिया, है ना, चट्टोपाध्याय को चटर जी लगा दिया। तो खैर, तो ये अंग्रेज, है ना, आप शब्द क्या होता है, उच्चारण प्रॉब्लम हर जगह का, हर, है ना। हम लोग भी अलेक्जेंडर जो आया था प्राचीन काल में, सिकंदर, है ना, उसको हम लोग अलेक्जेंडर को ग्रंथ में हम लोग क्या लिखे? अलेक्जेंद्रा, है ना। तो खैर, ये सब होते रहता है। तो आप ध्यान रखिएगा, पहला क्वेश्चन, है ना, अब क्लियर है आपका। दूसरा क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? किसको? आप बताइए, इसमें ऑप्शन दीजिए। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर दिया, मदन मोहन मालवीय, दादा भाई नौरोजी जी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। ध्यान रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल ये बन सकता है कि गोपाल कृष्ण गोखले अपना गोपाल कृष्ण गोखले के कौन गुरु थे? मतलब महात्मा गांधी अपना गुरु किसको मान रहे हैं? गोपाल कृष्ण गोखले के। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो आप ध्यान रखेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे एम जी रनाडे। याद रखिएगा, एम जी रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे। अच्छा, महादेव गोविंद रनाडे जो थे, उनको महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। ये भी आप फैक्ट याद रखिएगा, सॉक्रेट्स ऑफ महाराष्ट्र। पूछ सकता है सवाल कि महाराष्ट्र का सॉक्रेट किसे कहा जाता है? तो गोपाल कृष्ण गोखले के गुरुजी को। कौन? एम जी रनाडे को। तो रनाडे साहब को। क्लियर है जी, है ना। तो खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन, आपको पता, साइमन गो बैक, ये बड़ा प्रसिद्ध नारा हुआ था, है ना, साइमन गो बैक, है ना। लाला लाजपत राय काफ़ी विरोध किए थे इसका, उनको लाठी भी लगा था, उसी के बाद उनकी मृत्यु भी हो गई थी, है ना। फिर भगत सिंह लोग क्या किए थे, है ना, उसका बदला लिए थे। तो खैर चलिए, तो साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है,
ध्यान से आप क्वेश्चन को पढ़िएगा। साइमन कमीशन भारत कब आया था ये पूछ रहा है, ये नहीं पूछा कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था। तो भारत कब आया था, तो 1928 में। आंसर ऑप्शन आपका क्या होगा, बी। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, तो आपका आंसर होगा 1927, 1927। साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा भारत आगमन कब हुआ था, तो 1928 में। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, साइमन कमीशन है ना, साइमन गो बैक, इसका नारा दिया। इसका साइमन गो बैक का हम लोग नारा इसलिए दिए थे कि साइमन कमीशन में जितने सदस्य थे सब कौन थे, गोरे लोग थे, मतलब अंग्रेज थे, इसलिए इसको व्हाइट कमीशन भी बोला जाता है। ठीक है, इसमें एक भी इंडियन नहीं थे। तो इंडियन का समस्या सुनने के लिए आया था, इंडियन ही नहीं थे, है ना। तो खैर चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस पार्टी किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूर्ण स्वराज। यहां पे पूछा कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव को पारित किया था। देखिए, इसका आंसर होगा, आप बताइए, पहले सोचिए, है ना। चलिए मैं आपको बताता हूँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1929। 1929 में कांग्रेस का लाहौर सेशन हुआ था। लाहौर आपको पता है कि हर वर्ष कांग्रेस का क्या होता है, अधिवेशन होता है। अच्छा, कांग्रेस का अधिवेशन जरूर आप पढ़ के जाइएगा, बहुत पूछता है, एक आध क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा ही पूछेगा। तो कांग्रेस का अधिवेशन 1929 में लाहौर में हुआ था, और लाहौर में ही इस कांग्रेस का सेशन जो लाहौर में हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे, उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और उसी सेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव को क्या किया गया था, पारित किया गया था। देखिए, आप देखिए कमाल का चीज, 1928 में नेहरू रिपोर्ट अगर आपने इतिहास थोड़ा भी पढ़ा है तो आपको ध्यान होगा, नेहरू रिपोर्ट है ना। तो नेहरू रिपोर्ट जो था, उसमें मोतीलाल नेहरू, है ना, वो नेहरू रिपोर्ट, जवाहरलाल नेहरू मत समझिएगा। तो नेहरू रिपोर्ट में हम लोग क्या किए, डोमिनियन स्टेटस का बात किए। लेकिन 1929 में मोतीलाल नेहरू के पुत्र जवाहरलाल नेहरू बोले कि ना, कोई डोमिनियन स्टेटस हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग को पूर्ण स्वराज चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, कांग्रेस की तरफ से पूर्ण स्वराज का मांग पहली बार किसने किया था, एक तरह से प्रस्ताव लाकर पारित किसने किया था, तो जवाहरलाल नेहरू। टिक कीजिएगा। अच्छा, अगर आपसे ऐसी क्वेश्चन पूछ दे, कांग्रेस नाम नहीं दे, अगर आपसे ये पूछ दे कि पूर्ण स्वराज के बारे में सबसे पहले, या पूर्ण स्वराज का नारा सबसे पहले किसने दिया था, किसने पूर्ण स्वराज की बात की थी सबसे पहले, इसका क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा हसरत मोहानी। याद रखिएगा, हसरत मोहानी, लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हसरत मोहानी ने पूर्ण स्वराज की मांग पहली बार की थी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से यह प्रस्ताव का पारित हुआ था। तो आप बोलिएगा 1929 में किसने, तो जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज। अच्छा, स्वराज शब्द जो है, इसका उल्लेख पहली बार किसने किया था, तो ये किए थे दयानंद सरस्वती, है ना। तो आपको पता है कि आर्य समाज के जो संस्थापक थे दयानंद सरस्वती, तो दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। क्लियर है। तो देख रहे हैं आप, एक क्वेश्चन से कितना सारा क्या हो रहा है, क्वेश्चन बन रहा है। क्लियर। चलिए, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित है, मतलब 1919। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन, मतलब 4 घटना दिया है, आपको बताना है कि कौन 1919 से संबंधित है। पहला ऑप्शन क्या दिया है कि कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बदला गया, है ना। तो ये ऑप्शन आपको पता है कि कलकत्ता से दिल्ली राजधानी 1919 में नहीं बदला गया था। कब बदला गया था, आप कमेंट में आंसर दीजिए। चलिए, आपसे मैं क्वेश्चन करो, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी कब बदला गया था। ठीक है। उसी क्रम में आप देखिएगा, जो गवर्नर जनरल था उस समय, है ना, वाइसरॉय, है ना, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, उसके ऊपर बॉम्ब फेंका गया था। चलिए, मैं इतना हिंट दे दिया, आप बताइएगा इसका, है ना। जलियांवाला बाग, बिल्कुल यहाँ पे आंसर क्या होगा, बी। जलियांवाला बाग, बंगाल विभाजन नहीं, खिलाफत। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा बी, है ना, जलियांवाला बाग त्रासदी। ठीक है। तो जलियांवाला बाग त्रासदी यहाँ पे आपको ध्यान रखना, बी आंसर होगा। 1919 का पता है, जलियांवाला बाग, है ना, रॉलेट सत्याग्रह का विरोध हुआ था, फिर आगे चलकर, है ना, सत्यपाल मलिक को और सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट कर लिया गया था पंजाब में। तो उनको अरेस्ट किया गया था, तो इसलिए लोग वहाँ पे जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे कि उनको रिहा करो जेल से, है ना। उसके लिए आपको पता है जनरल डायर, है ना, वहाँ पे उनके ऑर्डर से फिर गोली चल गया, और एक बहुत क्या बताए, है ना, बहुत बड़ा त्रासदी था। तो खैर चलिए, तो जलियांवाला बाग आप ध्यान रखिएगा 1919। चलिए, हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वंदे मातरम गीत के रचनाकार थे, कौन थे। आपको पता होना चाहिए कि वंदे मातरम हमारा क्या है, राष्ट्रीय गान है कि राष्ट्रीय गीत है, क्या है बताइए आप, है ना। तो हमारा राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गान तो क्या है, जनगण मन है ना। तो नेशनल सॉन्ग हमारा है वंदे मातरम। इसके रचयिता कौन थे, तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी। तो बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम के रचनाकार थे। अच्छा, वंदे मातरम को पहली बार पब्लिश किस में किया गया था, तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता, आनंद मठ। याद रखिएगा 1882,
1882 को आनंद मठ में सबसे पहली बार क्या किया गया था, वंदे मातरम को पब्लिश किया गया था। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछते कि वंदे मातरम को गाया कब किया गया था पहली बार, तो कांग्रेस का एक सेशन हुआ था कलकत्ता में, ये हुआ था 1896, याद रखिएगा 1896। इसमें थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रहा, तो आप बस ध्यान रखिएगा 1896 से लिखा हुआ, ठीक है। 1896 में कांग्रेस का कलकत्ता सेशन में पहली बार वंदे मातरम को क्या किया गया था, गाया गया था। क्लियर है? तो वंदे मातरम। अच्छा, अगर आपसे सवाल ये पूछ दें कि वंदे मातरम को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, जो संविधान सभा हमारा बना था, उसके द्वारा कब राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया था, तो आपको पता है कि वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है और इसको राष्ट्रीय गीत का दर्जा हमारे संविधान सभा द्वारा कब दिया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। ध्यान रखिएगा 24 जनवरी 1950। 24 जैन 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट किए थे नेशनल सॉन्ग के रूप में, किसको, वंदे मातरम को। क्लियर है चीज़, है ना? तो इसको आप ध्यान रखिएगा, तो यहाँ मैं इरेज कर दूँ। अच्छा, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किया गया, मतलब एक तरह से विभाजन का ये बात कर रहा है कि पाकिस्तान जो अलग से राज्य बनाने का, इसका जो ये किया गया था, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, आपको पता है कि मोहम्मद अली जिन्ना। इसका आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद अली जिन्ना। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान नाम जो दिया था वो कौन दिया था, वो दिया था चौधरी रहमत अली, है ना। चौधरी रहमत अली जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, उसने पाकिस्तान नाम दिया था। तो पाकिस्तान यहाँ पे बना था, दरअसल पाकिस्तान जो बना था, पी से हो गया पंजाब, ए से हो गया अफगानिस्तान, के से हो गया कश्मीर, है ना। और स्तान मतलब पाकिस्तान नाम देखिए, पाकिस्तान ऐसा मत समझिए, पाकिस्तान मतलब पाक मतलब क्या होता है, पवित्र, पवित्र स्थान नहीं, इसका फुल फॉर्म है, मतलब ये मिलकर बनेगा पाकिस्तान। पंजाब, पी से क्या हो गया पंजाब, ए से अफगानिस्तान, के से कश्मीर, तो ये हो गया। और स्तान मतलब बलूचिस्तान, बलूचिस्तान का स्तान वाला लिया गया तो हो गया पाकिस्तान। इसलिए देखिएगा कश्मीर को लेकर के वो लोग बोलते रहते हैं कि कश्मीर जब तक पूरा नहीं होगा तब तक, है ना, पाकिस्तान पूरा नहीं होगा। अब ये हमारे जो सनी देओल साहब है, वो धमकी भी दिए है पाकिस्तान वाले को कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो, पता ही आपको, है ना। नहीं माना पाकिस्तानी, वो फिर आगे चलकर जाके पाकिस्तान में चापाकल भी उखाड़ दिए, है ना। तो खैर फिर उसके बाद सांसद भी बन गए। तो खैर चलिए, तो आप ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान का आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, मोहम्मद अली जिन्ना। मैंने आपको यहाँ पे बताया, पाकिस्तान नाम अगर पूछे तो चौधरी रहमत अली, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। मैंने आपको बताया था कांग्रेस से रिलेटेड बहुत सवाल पूछता है, उसका सेशन से पूछता है, स्थापना पूछता है, उसका अध्यक्ष से सवाल पूछता है ना। अगर हो पाए तो मैं एक कांग्रेस का सेशन अलग से आपको क्लास करवा दूंगा। तो चलिए, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1885। आपको पता है कि 1885 कब, तारीख, अगर तारीख आपसे पूछ दे ध्यान रखिएगा, 28 दिसंबर 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। क्लियर है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने गए, किनको सीमांत गांधी बोला जाता है ना। तो इनका नाम था, कौन थे, खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा सीमांत गांधी। देखिए सीमांत गांधी क्यों बोला जाता है, दरअसल ये एक गांधीवादी थे, मतलब गांधी के फॉलोअर्स थे खान अब्दुल गफ्फार खान। और ये जो आंदोलन चला रहे थे, इस आंदोलन को याद रखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान एक आंदोलन चला रहे थे कब, जब हमारे यहाँ गांधी जी, जब नमक सत्याग्रह हम लोग गांधी जी इधर कर रहे थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक तरह से हिस्सा था आपका उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत जो इलाका था उस समय, है ना, जो प्रांत था उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, उसको बोलते हैं NBFC, है ना, सॉरी NBFC नहीं बोलते, उत्तर पश्चिमी मतलब नॉर्थ पश्चिम आपका हो गया वेस्ट, एंड NWFP, NBFC नहीं, मुझे इकोनॉमी ध्यान आ गया, NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, है ना, एक प्रांत था, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत उसको बोलते थे। इस जगह पर एक आंदोलन चल रहा था जिसको लाल कुर्ती आंदोलन कहते हैं या रेड टी शर्ट मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रेड टी शर्ट मूवमेंट,
है ना। तो ये आंदोलन चला रहे थे कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। अच्छा, खान अब्दुल गफ्फार खान को इसलिए सीमांत गांधी बोलते हैं क्योंकि ये सीमांत क्षेत्र में, बहुत लोगों को ये क्लियर नहीं है सीमांत गांधी क्यों बोलते हैं, क्योंकि सीमांत क्षेत्र में, मैंने अभी नाम क्या बताया, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, तो सीमांत प्रांत में इसलिए इनको फ्रंटियर गांधी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, NWFP। तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, तो इनको फ्रंटियर, अगर जो इंग्लिश में देंगे तो फ्रंटियर गांधी किसको कहते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं। क्लियर है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो रेड टी शर्ट मूवमेंट ये चलाए थे। तो खैर, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? चलिए, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके प्रधानमंत्री ब्रिटेन के विंस्टन चर्चिल। तो चर्चिल साहब जो थे वो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। चर्चिल है ना, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है, वहाँ पे लोग बहुत फॉलो करते हैं चर्चिल की बातों को, है ना, काफ़ी मोटिवेट करता था लोगों को। तो खैर चलें, तो ब्रिटेन में है ना बहुत फेमस पर्सनालिटी चर्चिल, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सीन नदी किस नगर से होकर अच्छा, ये तो ज्योग्राफी क्वेश्चन आ गया, गोभी मरुस्थल। अरे चलो कोई नहीं, हम लोग हिस्ट्री कर रहे हैं, गलती से ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया। चलिए कोई नहीं, हम लोग इसको पार कर दे कि इसको बना ले। चलिए बना लेते हैं, जब सामने क्वेश्चन आ गया तो बना ही लेते हैं। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं एक बार। सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? अच्छा हाँ, ये बड़ा फेमस है ना, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो सीन नदी, ऐसे ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो देखेंगे सबको, है ना। तो आपको पता है कि सीन नदी फ्रांस में बहती है ना, तो इसका आंसर क्या होगा? पेरिस। तो बी आंसर आपका होगा पेरिस, है ना। पेरिस सीन नदी के किनारे बसा हुआ, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या? गोबी मरुस्थल, है ना। तो गोबी मरुस्थल है कहाँ पे? चीन में है, पश्चिम अफ्रीका में है, फिर या फिर आपका दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में है, या फिर दक्षिण अमेरिका में, कहाँ पे है? तो ध्यान रखिएगा, गोबी मरुस्थल जो है ये दरअसल चाइना और मंगोलिया, ये दो क्षेत्र, मंगोल जो है, मंगोल और चीन जो है, इस क्षेत्र में गोबी मरुस्थल पाया जाता है, बहुत बड़ा मरुस्थल है। तो ये आपका चीन, इसमें मंगोल का ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? चीन। मंगोल अगर ऑप्शन में दे देगा तो दोनों होगा, चीन भी होगा और मंगोल भी होगा। तो खैर चलिए, ये तो ज्योग्राफी का पार्ट हो गया, हम लोग आगे बढ़ते हैं, हिस्ट्री बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ। आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ बहुत क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता, जो सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ती है? ऐतिहासिक काल में, प्रागैतिहासिक काल में, उत्तर ऐतिहासिक काल में, या आध ऐतिहासिक काल में? तो देखिए, आपको पता होना चाहिए, इतिहास को काल के आधार पर 3 पार्ट में बांटा जाता है। कितना पार्ट में? 3 पार्ट में बांटा जाता है। एक काल को हम लोग बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल, एक काल को बोलते हैं आध ऐतिहासिक काल, एक को बोलते हैं ऐतिहासिक काल, या इतिहास बोलिए आप इसको, है ना। अब देखिए, इसका कॉन्सेप्ट है, आप कॉन्सेप्ट खुद समझ जाइएगा। देखिए, प्रागैतिहासिक काल जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, प्रागैतिहासिक काल हम उस काल को कहते हैं जब लोगों को लिखना नहीं आता था, जब लोग लिखना नहीं जानते थे। तो जब लिखना नहीं जानते थे तो उस काल को क्या बोलेंगे? प्रागैतिहासिक काल। आध ऐतिहासिक काल हम उस काल को कहते हैं जब लोगों को लिखना आता था, लेकिन आज तक हम लोग उनकी लिपि को पढ़े नहीं है। और इतिहास हम लोग उस काल को कहते हैं, या ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जब लोगों को लिखना भी आता था और हम लोग उसकी लिपि को क्या किए? पढ़ भी चुके। तो आपको ये पता होना चाहिए, आप तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है सिंधु सभ्यता जो था, हड़प्पा सभ्यता जो था, वहाँ पे लोग लिखते थे, लिपि भी पाया गया, लेकिन उस लिपि को हम लोग पढ़ नहीं पाए। तो आपको पता है कि, तो अगर ऐसा काल जब लोग लिखते थे लेकिन आज तक हम लोग उसकी लिपि को नहीं पढ़ पाए, तो उसको किस काल में रखेंगे? आधे ऐतिहासिक काल में, है ना। तो ध्यान रखिए, इसका आंसर क्या होगा? डी। इसका आंसर होगा डी, है ना। तो ध्यान रखिए डी। तो डी आध ऐतिहासिक काल, है ना, इसका आंसर होगा। तो आप ध्यान रखिएगा, कुछ कुछ किताब में प्रागैतिहासिक लिखते हैं। प्रागैतिहासिक कैसे होगा? जब लिखना नहीं आता होगा तब तो प्रागैतिहासिक में रखेंगे, जब लिखना आता था तो हम लोग किस में रखेंगे? आध ऐतिहासिक काल में रखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी, मैंने आपको क्लियर कर दिया, प्रागैतिहासिक काल मतलब जब लिखना नहीं आता था, आध ऐतिहासिक मतलब लिखना आता था लेकिन हम लोग उनकी लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं, और इतिहास मतलब लिखना भी आता तो हम लोग उनकी लिपि को पढ़। अच्छा, आप बताइए, भारत में सबसे प्राचीन लिपि कौन सा है जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं? चूंकि हड़प्पा लिपि को तो हम लोग पढ़े नहीं है, सिंधु घाटी का, तो उसको छोड़ दीजिए। तो भारत का सबसे प्राचीन लिपि आप बताइए जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मैंने किसी क्लास में पढ़ाया भी आपको, है ना, जब मैं हड़प्पा सभ्यता पढ़ा रहा था तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइएगा कि भारत का सबसे प्राचीन लिपि जिसको पढ़ा जा चुका है ना। तो खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग, या महाभारत युग?
तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ब्राह्मण युग, है ना, सॉरी, इसका आंसर होगा ब्राह्मण युग। ठीक है, तो ये आपको पता है वैदिक काल का समय था, है ना, वैदिक काल का समय था, और ये 800 से 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल। आपको वैदिक काल को दो पार्ट में बांटा जाता है, ऋग वैदिक काल जो 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व आता है, उसके बाद उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व। तो ये वैदिक काल का समय है, ब्राह्मण युग उसको बोला जाता है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते क्या है। अगला क्वेश्चन है बोगाज-कोई का महत्व इसलिए है कि, बोगाज-कोई का महत्व किस लिए है? तो इसका महत्व क्या है? वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी और एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। तो इसका आंसर आप बताइए क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल, इतना लंबा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हैं। दरअसल क्या है कि बोगाज-कोई जो है ये एक जगह है, अभी वर्तमान में ये तुर्की में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? तुर्की में पड़ता है। यहाँ पे एक अभिलेख मिला है जहाँ पे वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है, जैसे इंद्र का वर्णन मिलता है। तो यहाँ पे मुख्य मुख्य देवी देवताओं का यहाँ पे क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, तो ये ध्यान रखिएगा। अगले बार इस तरह भी पूछ सकता है कि किस अभिलेख में, किस मध्य एशिया के अभिलेख में, है ना, ऐसे पूछ सकता है, सेंट्रल एशिया, मिडिल एशिया के अभिलेख में वैदिक देवी देवताओं की चर्चा मिलती है। तो आप ध्यान रखें बोगाज-कोई अभिलेख। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र की चर्चा कहाँ की गई है आपको पता है? तो ऑप्शन ए है उपनिषद, बी है भगवद गीता है, सी है ऋग्वेद है, और डी है यजुर्वेद। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। ऋग्वेद के 10वें मंडल में, है ना, याद रखिए, सॉरी, ऋग्वेद के गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में, है ना, ऋग्वेद के कितने मंडल में? तीसरे मंडल में ये गायत्री मंत्र की रचना की गई है। किनके द्वारा रचना की गई है? अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो आपको पता होना चाहिए। गायत्री मंत्र जो है ये रचना किए थे विश्वामित्र, है ना। तो तीसरा मंडल आपको पता है कि तीसरा मंडल जो विश्वामित्र का मंडल है ना, गोत्र मंडल में ये आता है। तो तीसरा मंडल जो है ये इसी में गायत्री मंत्र की रचना मिलती है। तो गायत्री मंत्र की रचना ऋग्वेद के तीसरे, यहाँ पे सिर्फ ये पूछा है कि ऋग्वेद, अगर आपसे नेक्स्ट पूछ दे क्वेश्चन कि ऋग्वेद के किस मंडल में मिलती है, तो आप बता दे रहे हैं तीसरे मंडल में। गायत्री मंत्र जो सूर्य देवता को समर्पित था, ये मंत्र ये किसके द्वारा रचित है? तो आप बता देना विश्वामित्र के द्वारा। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है संगम युग में उरेयुर किस लिए विख्यात था? उरेयुर किस लिए विख्यात था संगम युग में, है ना? तो मसालों के लिए, कपास का व्यापार के लिए, विदेशी व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र था, या आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था? तो ध्यान रखिएगा, संगम युग जो संगम काल था, उरेयुर जो था वो दरअसल इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कपास। कपास के लिए ये बड़ा प्रसिद्ध था, है ना, कपास का खेती यहाँ पे, है ना, कपास का यहाँ पे बहुत ज़्यादा व्यापार होता था। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है आपका कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ये बहुत पूछता है, आजीवक, है ना। आपको पता है कि जब 6th सेंचुरी BC जो सेकेंड अर्बनाइजेशन था, उसमें लगभग 63 या 64 प्रकार के अरूढ़िवादी संप्रदाय का उद्भव हुआ था। उसी 63 प्रकार के अरूढ़िवादी संप्रदाय में एक संप्रदाय था, कौन सा? आजीवक संप्रदाय। और आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे उनका नाम था मक्खलीपुत्र घोषाल, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मक्खलीपुत्र घोषाल ये इनके संस्थापक थे। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा आजीवक, है ना। मौर्य काल में और ज़्यादा तेजी से आजीविक थोड़ा सा बढ़ा था, फिर आगे चलकर उतना ये विलुप्त हो गया। तो मक्खलीपुत्र घोषाल आप ध्यान रखिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक है? तो भागवत संप्रदाय दरअसल जो है, जिसको वैष्णव संप्रदाय भी बोलते हैं, जो विष्णु जी के उपासक होते हैं, उसको भागवत संप्रदाय बोला जाता है। तो वो पर्शियन, ऑप्शन बी हिंदी यूनान के टाइम में, ऑप्शन सी कुषाण, ऑप्शन डी गुप्त। तो ध्यान रखिए गुप्त, है ना, इसका आंसर क्या होगा? गुप्त। तो गुप्त राजा लोग जो थे वो भागवत संप्रदाय को बहुत तेजी से उनके समय में विकास उसका हुआ था, उन लोग उसको प्रश्रय भी दिए थे। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अभिलेख में यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? ये किस अभिलेख में, ये हम लोग को पता चलता है। तो ये दरअसल इसका ऑप्शन दिया हुआ, देख लीजिए आप। कलिंग अभिलेख, अशोक का गिरनार अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, या अशोक का सोपार अभिलेख। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। तो ध्यान रखिएगा, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से हम लोग को ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम तक फैला हुआ था। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे आप ये ध्यान रखिएगा, रुद्रदामन जो थे, जो शक डायनेस्टी के किंग थे, है ना, शक डायनेस्टी, शक वंश के राजा थे रुद्रदामन।
उनका अभिलेख था जूनागढ़ का अभिलेख। अच्छा, कमाल का बात यह है कि भारत का पहला संस्कृत में लिखा गया अभिलेख अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन, तो आंसर होगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। तो ध्यान रखिएगा, संस्कृत भाषा में रचित पहला अभिलेख कौन सा था? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ये क्लियर है? तो इसको आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है ना? ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, वो कौन सा स्तंभ है? मास्की का है ना, रोमन देवी का है, कीन का है, भाब्रू का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भाब्रू। याद रखिए, भाब्रू स्तंभ जो है, इसमें अशोक ने खुद को बताया कि मैं पियदस्सी हूँ, और मैं पियदस्सी जो हूँ वो मैं मगध का सम्राट हूँ। तो भाब्रू स्तंभ में इसमें चर्चा किया गया है। अच्छा, आप एक बात और ध्यान रखिएगा, इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि मैं इसको थोड़ा इरेज कर दूं। ये जो भाब्रू स्तंभ है, यहीं पे इसी स्तंभ में अशोक चर्चा करता है क्या चीज़ का? जो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न आता, आपको पता होना चाहिए बौद्ध धर्म का त्रिरत्न क्या था। तो बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है क्या क्या है? आपको पता है, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। मतलब बुद्ध, संघ और धम्म। तो बुद्ध, संघ, धम्म की चर्चा भी अशोक कर रहा है किसमें? भाब्रू स्तंभ में। तो ये भी फैक्ट आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। क्लियर?